क्या हाल चाल है? ठीक है। मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल में और आशा करता हूं कि आप लोग अपने एम की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होंगे। हम लोग भी अब आगे बढ़े, सेमीकंडक्टर ब्रांच में आगे बढ़ रहे हैं। अभी सेमीकंडक्टर में हम लोग देख लिए थे पिछले वीडियो में पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन, डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट और फिर डिप्लीशन रीजन, ये सब देख लिए थे हम लोग। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में। तो सबसे पहले डायोड क्या होता है? द डिवाइस विच अलाउज करंट थ्रू इटसेल्फ अलोंग ए डायरेक्शन बट डज नॉट अलाउ करंट थ्रू इटसेल्फ इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन द डिवाइस इज कॉल्ड डायोड। सिमिलरली पीएन जंक्शन डायोड के बारे में ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि वह डिवाइस, पहले तो डायोड के बारे में समझ ही गए हैं कि जो अपने से होकर करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ करे, ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाउ नहीं करे, डायोड हो गया। अब पीएन जंक्शन डायोड पी साइड से एन साइड करंट को अलाउ करता है और एन साइड से पी साइड करंट को अलाउ नहीं करता है पीएन जंक्शन, तो ये डायोड हो गया, क्योंकि एन साइड से पी साइड को करंट, एन साइड से पी साइड की ओर करंट अलाउ नहीं कर रहा है, हो गया। अब ये पीएन जंक्शन डायोड के बाद हम लोग देख रहे हैं फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन कैसे होता है, ये फिर रिवर्स बायस में, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एक दो प्रॉब्लम देख लेंगे हम लोग। उसके बाद से फिर हम लोग चलेंगे रेक्टिफिकेशन, पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर, उसमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन सब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग आगे बढ़ें सब में, ये इसमें ये पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड कैसे होता है, इसके लिए थोड़ा सा कलरफुल मार्कर यूज कर ले। देखिए ये पी साइड जो पीएन जंक्शन का होता है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को निगेटिव टर्मिनल से जब हम कंबाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में कहलाता है पीएन जंक्शन डायोड। ये हो गया एन साइड, ये पी साइड, और बीच में ये आपका डिप्लीशन रीजन हो गया, ये डिप्लीशन रीजन हो गया, डिप्लीशन रीजन। अब क्लियर है कि फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो एक चीज़ आप समझ रहे हैं कि ये जो बीच में पीएन जंक्शन है इसमें इधर निगेटिव पोटेंशियल और इधर पॉजिटिव, मतलब चार्ज भी निगेटिव पॉजिटिव ऐसे होते हैं। इस कारण पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैरियर पोटेंशियल के कारण जितना पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल, उससे ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा, नहीं तो नहीं होगा उससे कम के पोटेंशियल डिफरेंस पर। जैसे यहाँ पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, मान लीजिए 0.2 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल हो रहा है यहाँ पर, तो 0.2 वोल्ट से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे तो इससे करंट फ्लो होगा पी से एन साइड की ओर। कैसे होगा ये देखिए, पहले तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड में कैसे होगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से और बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको हम कनेक्ट कर दिए किससे, एन साइड से, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब इधर जो पॉजिटिव होल्स होते हैं, ये पॉजिटिव होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर बहुत कम होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पॉजिटिव होल्स जो होते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल से इन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन जैसा लगता है, ये समझ सकते हैं आप, फोर्स ऑफ रिपल्सन जैसा। अब ये पॉजिटिव होल्स जब इधर की तरफ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा या इधर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा निगेटिव टर्मिनल्स के कारण, तो इसके कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर डिफ्यूज होंगे और पॉजिटिव होल इधर से इधर डिफ्यूज होंगे, जिससे डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो जाता है। इधर हम बना दें इसको भी, इस कारण जब पॉजिटिव टर्मिनल पर फोर्स ऑफ रिपल्सन और निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो पॉजिटिव होल्स एन की ओर डिफ्यूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी की ओर डिफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर डिफ्यूजन करंट इंक्रीज हो जाता है
और ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन होता है वो एन से पी की ओर होता है, वो आपको ध्यान होगा। तो ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, उसमें चेंजिंग होता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल वैल्यू से, जिस पर कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन है वो इधर की ओर है। इस फिगर को हम नीचे यहाँ बना दें, यहाँ पर डिफ्यूजन करंट शो कर देते हैं, आई डिफ्यूजन, और ड्रिफ्ट करंट इधर की ओर हो जाएगा, जिसका वैल्यू बहुत कम होगा, आई ड्रिफ्ट। तो रिजल्टेंट जो होगा आई नेट, वो डिफ्यूजन में से ड्रिफ्ट करंट डिक्रीज होगा, ऐड करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से डिक्रीज होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसमें से इतना डिक्रीज होके बच जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट होके बच जाएगा। यहीं इसे थोड़ा सा घटा दिए तो ये आ गया। यही नेट करंट होता है जंक्शन के पास, जो डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन में होता है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो यही फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ये डिप्लीशन रीजन को पार करके एक दूसरे में चले जाते हैं। तो पहले ये ध्यान रखना है, पहले जब यहाँ पर 0.1 वोल्ट पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल है तो 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उससे कम या 0.1 वोल्ट तक तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यदि 0.1 बैरियर पोटेंशियल है तो 0.1 वोल्ट। और जब 0.1 वोल्ट से ज़्यादा करंट अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो करंट फ्लो होगा पी से एन की ओर। अब ध्यान दीजिए इसमें एक चीज़, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वह ओमिक कंडक्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब 0.1 वोल्ट से कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है या 0.1 वोल्ट तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल रहा है लेकिन करंट नहीं मिल रहा है। तो V = IR से आप देखिए कि पोटेंशियल डिफरेंस नॉन जीरो है, यहाँ पर 0.1 वोल्ट से कम अप्लाई कर रहे हैं या 0.1 वोल्ट तक, और करंट जो है यहाँ पर जीरो मिल रहा है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल के कारण वो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर रिजल्टेंट मिल ही नहीं पा रहा है। वो बैरियर पोटेंशियल के डायरेक्शन में मिल जाएगा, 0.1 वोल्ट से कम होगा तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस कारण करंट जीरो मिल रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो यह नॉन जीरो है और यह जीरो है, तो क्या दोनों इक्वल होंगे? या नॉन जीरो जीरो इक्वल नहीं होंगे, यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब 0.1 वोल्ट से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा, क्योंकि 0.1 वोल्ट यहाँ पर हुआ। अब मान लेते हैं हम 1.1 वोल्ट अप्लाई किए हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो 0.1 वोल्ट तो इसके द्वारा बैलेंस हो जाएगा और 1 वोल्ट रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बच जाएगा, जिसके कारण करंट मिलेगा। तो इस तरह से करंट और पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जो ग्राफ ड्रॉ होगा इसमें फॉरवर्ड बायस में, वो कैसा होगा देखिए। यहाँ पर इधर हम इसमें दे रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं V, ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है इन वोल्ट, और इस पर करंट देख रहे हैं I, किस में, मिली एम्पियर में करंट होगा यहाँ पर, मिली एम्पियर में। और नीचे यहाँ पर वो तो रिवर्स बायस में बाद में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अभी फॉरवर्ड बायस की बात हो रही है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस सिचुएशन में जहाँ तक ये बैरियर पोटेंशियल है वहाँ तक तो कोई करंट नहीं मिलेगा। बैरियर पोटेंशियल यदि यहाँ तक है तो करंट नहीं मिलेगा, और इसके बाद ये बैरियर पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ तक है, और इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो करंट मिलेगा, जिसका डायरेक्शन मतलब ये ग्राफ ऐसे मिल जाएगा आपका, इस तरह से ग्राफ मिलेगा, करंट बढ़ेगा। और रिवर्स बायस में इसके अपोजिट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जीरो करंट मिला, कोई करंट नहीं मिलेगा, ग्राफ इसी पर जाएगा, ये अलग नहीं ग्राफ जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसी पर ग्राफ जाएगा। ठीक है, हमको लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है, तो बहुत आसान चीज़ है फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस में देखिए, और फॉरवर्ड बायस में पीएन जंक्शन डायोड को के लिए सिंबल हो जाता है ये ऐसे, ये पीएन जंक्शन डायोड के लिए सिंबल हो जाता है ऐसे। अब यहाँ पर आप ऐसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, मतलब मेन यही है, ये पी साइड एन साइड के लिए करंट, ये जो एरो यहाँ पर दिख रहा है, ये एरो ये बता रहा है कि पी साइड से एन साइड की ओर करंट फ्लो हो सकता है, और एन साइड से पी साइड की ओर ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एक हिंड्रेंस लगा हुआ है, यानी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ें। पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस में बढ़ रहे हैं हम लोग, ये ग्राफ समझ गए होंगे, आगे बढ़े हम लोग।
रिवर्स बायस में फिगर को यहीं छोड़ देते हैं, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, इस तो फिगर यहीं ठीक है। अंडर रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में रिवर्स बायस में अब यहाँ पर रिवर्स बायस में ये प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, यानी एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से और पी साइड को हम निगेटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट कर देंगे तो इस तरह से ये पी एन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में होगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए। अब क्लियर है कि यहाँ पॉजिटिव है और पहले से यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके एन साइड के साथ कनेक्टेड है, तो क्लियर है कि यहाँ इस प्लस के वैल्यू को और ये इंक्रीज कर देगा, इधर माइनस का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल ऐड होके और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब बैरियर पोटेंशियल यहाँ बढ़ जाएगा तो बैरियर पोटेंशियल इसको बैरियर पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर मिलेगा, प्लस से माइनस की ओर, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, मतलब इधर की ओर, पी साइड से एन साइड की ओर। तो डिफ्यूज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड की ओर होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर तो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एन साइड की ओर, तो ये डिफ्यूज होने से और रोकेगा। जो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, जिसका काइनेटिक एनर्जी ग्रेट है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ सकता है। या इधर से भी पॉजिटिव होल जब डिफ्यूज होने लगेगा इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी अपोज करेगा, तो मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्या कहें, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव होल है, वो भी डिफ्यूज हो जाएगा पी से एन की ओर। तो इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले डिफ्यूज हो रहे थे एन से पी की ओर, उससे कम ही इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे और पॉजिटिव होल्स भी कम डिफ्यूज होंगे, तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो जाएगा और ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, डिफ्यूजन करंट जो है वो डिक्रीज हो गया। पहले डिफ्यूजन करंट मान लेते हैं जितना था, ये ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जब बायसिंग नहीं होता है तब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, ये ध्यान होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, तो यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बायसिंग नहीं हुआ है तब। और जब बायसिंग हो गया, रिवर्स बायस में कर दिए हम, तो इस सिचुएशन में डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो गया और ड्रिफ्ट करंट जो है वो नेग्लिजिबल वैल्यू से इंक्रीज होता है, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट माना जाता है। तो ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, थोड़ा सा बढ़ा, और डिफ्यूजन करंट यहाँ डिक्रीज हो गया, तो रिजल्टेंट करंट जो मिलेगा वो ड्रिफ्ट करंट के अलोंग मिलेगा, लेकिन इसका वैल्यू देख रहे हैं कितना है, बहुत कम, नेग्लिजिबल वैल्यू होगा इसका, इसमें से ये डिक्रीज होगा। ड्रिफ्ट करंट में से डिफ्यूजन करंट जब डिक्रीज होगा तो यहाँ पर मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज़्यादा है, तो ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस सिचुएशन में नेट करंट जो मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा यहाँ पर, नेट करंट का, जो एन से कहाँ की ओर, पी की ओर मिलेगा। यानी इस सिचुएशन में करंट सीधे कहें कि नहीं मिलता है, नेग्लिजिबल मिलता है, माइक्रो एम्पियर में मिलता है, वो भी 0.102 ऐसा माइक्रो एम्पियर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ कैसा हो जाएगा, ग्राफ पर ध्यान दीजिए आप जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निगेटिव में है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए यहाँ पर ये करंट इस पर मिली एम्पियर में फॉरवर्ड बायस के केस में, और इधर पोटेंशियल ये भी जो है इन वोल्ट पॉजिटिव है, तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव है तो इधर क्या होगा, भी निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव पोटेंशियल, यानी अपोजिट डायरेक्शन हो गया यहाँ पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई किया गया तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये नीचे करंट हम देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर में लिख रहे हैं, नीचे करंट आई माइक्रो एम्पियर में। तो देखिए यहाँ पर इधर जब करंट हम लोग देख लिए थे फॉरवर्ड बायस में कि यहाँ करंट मिल ही नहीं रहा था बैरियर पोटेंशियल तक, उसके बाद करंट मिला हम लोगों को ऐसे, उसके बाद करंट ऐसे मिला बैरियर पोटेंशियल के बाद, ये बहुत कम, यहाँ पर स्लोप का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं कहें, स्लोप का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पर देखिए पहले नेग्लिजिबल करंट मिलेगा, थोड़ा सा देख रहे हैं माइक्रो एम्पियर है नीचे, बहुत कम करंट मिल रहा है, और अचानक ये करंट का वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन ये फिगर अभी छोड़ दीजिए, अभी सीधे समझिए अभी आप कि करंट नहीं मिलता है यहाँ पर, लेकिन नेग्लिजिबल करंट मिलता है एन साइड से पी साइड की ओर, जब रिवर्स बायस में होता है पी एन जंक्शन। लेकिन अब समझिए
ब्रेकडाउन आप पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या होता है कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका नंबर बहुत कम होता है, ये पता ही है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जब बढ़ाते जाते हैं तो एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है अचानक कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यही फेनोमेनन कहलाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अचानक मिल जाते हैं। तो ये सडनली होता है ये प्रोसेस, यानी एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो सडनली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अचानक बहुत बढ़ जाता है, यानी वो कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कंडक्टर हो गया। तो ये क्यों होता है ये बता रहे हैं हम लोग। और जितने मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी मीडियम में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है वह मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम यहाँ बता दिए। अब होता क्यों है इसको समझा दें। कोई भी मटेरियल जो है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे डाइलेक्ट्रिक हो चाहे कोई मीडियम हो। तो डाइलेक्ट्रिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन उसके एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है। तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपका। तो न्यूक्लियस तो जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन जो करता है उसके लिए सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिलता है? यहीं कूलम्ब फोर्स लगाता है। कौन? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जो कूलम्ब फोर्स होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहें। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगाता है सेंटर की ओर न्यूक्लियस अपनी ओर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, इसके कारण इसको इसेंशियल सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड होता है या कूलम्ब फोर्स द्वारा, और उसके कारण इस सर्कुलर पाथ पर रिवोल्यूशन करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ पर रिवोल्यूशन करता है, उस इलेक्ट्रॉन पर देखिए, यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, कहाँ की ओर, या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए इधर की ओर, आगे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा कहाँ की ओर? पीछे की ओर। क्यों लगेगा? क्योंकि वेक्टर F = Q वेक्टर E होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, तो -E वेक्टर E होगा इलेक्ट्रॉन के लिए। F = तो यह माइनस साइन के कारण डायरेक्शन फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट होगा। फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ओपोजिट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम अप्लाई किए हैं तो फोर्स कहाँ मिलेगा? पीछे की ओर। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स हो जाएगा कहाँ की ओर? पीछे की ओर। तो यदि मान लीजिए आपने 2.89 वोल्ट पर मीटर इंटू, यहाँ पर वैल्यू लिख दे कुछ, एक सेकेंड, आप यदि यहाँ पर 2.89 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और तब तक कोई जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो अब समझिए, चाहे ये मान के चलिए यहाँ पर कि न्यूक्लियस मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा रहा है, समझने के लिए हम वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 15 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। कौन? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है अपनी ओर 15 न्यूटन। एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम ऐसा लगाता नहीं है तो फोर्स, हम एज्यूम कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। और 2.89 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, तो फोर्स का वैल्यू जो है वो आ रहा है, मान लीजिए आपका 14.99 न्यूटन। यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है कहाँ की ओर? इस फोर्स के ऑपोजिट इधर की ओर फोर्स इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना बढ़ाएंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही बढ़ेगा, भले डायरेक्शन ऑपोजिट होगा माइनस साइन के कारण, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। तो जब 2.89 के बाद 2.904 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हमने कर दिया, तो एज्यूम कर लीजिए, ये डेटा नहीं है, ये एज्यूम किए हैं, एजम्पशन है ये। 2.90 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हमने मान लिया कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई कर रहे हैं, तब यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का वैल्यू 15.1 न्यूटन हो जा रहा है इधर की ओर,
इधर की ओर फोर्स हो गया 15.1 न्यूटन। तो जब 14.99 न्यूटन इधर फोर्स था तो ये 50 न्यूटन फोर्स अभी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाया। लेकिन जब यहाँ पर 15.1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देंगे तब तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अंदर फोर्स 15 न्यूटन और बाहर फोर्स 15.1 न्यूटन, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आसानी से। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो एक ही एटम से इलेक्ट्रॉन थोड़े निकलेगा, बहुत से एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब बहुत से एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस सिचुएशन में अचानक ही ये वैल्यू इतना से इतना जब बढ़ा तो अचानक बहुत से इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो निकलेंगे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी वह डाइलेक्ट्रिक मीडियम से किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्टर में कन्वर्ट हो गया। हमको लगता है समझ गए होंगे। तो वो कंडक्टर बन गया इस तरह से। तो ये फेनोमेनन डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है, एज्यूम किए हुए हैं, तो यह डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगा उस मीडियम का जिसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अब इससे ज़्यादा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, मतलब ये मिनिमम वैल्यू, उसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चीज़ था, इसका चीज़ नहीं था। लेकिन ठीक ऐसा ही चीज़ यहाँ पर होता है। होता क्या, ध्यान दीजिए। जब हम रिवर्स बायस में इसको रखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाते हैं तो आप लोगों को याद होगा dV इज इक्वल टू माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr से, या एवरेज वैल्यू देखें, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए हैं तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी। यदि ये कांस्टेंट है तो E इंटू डी लिख सकता है, नहीं तो इंटीग्रेशन से लिखेंगे, डेल्टा V लिखेंगे। यदि यहाँ पर डेल्टा V होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट dr यहाँ पर, तो ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो माइनस E इंटू डी हो जाएगा। डायरेक्शन पर कंसीडर नहीं करें, सीधे यहाँ पर देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, सीधे E इंटू डी समझने के लिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डेल्टा V के बढ़ने के साथ बढ़ेगा, क्योंकि E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा V बाई डी, यानी डेल्टा V बाई लेंथ डिस्टेंस नीचे। तो डेल्टा V इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज होने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अधिक हो जाए कि जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स एक बार यहाँ पर देख लीजिए कैसे। जैसे सेमीकंडक्टर में याद होगा आप लोगों को, मान लीजिए सिलिकॉन का लेते हैं स्ट्रक्चर, तो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स और 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ तो बॉन्ड है, तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बॉन्डिंग ये टूट जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ये एनर्जी इसको इतना मिल जाएगा, मतलब फोर्स इतना लग जाएगा कि ये न्यूक्लियस से अटैच नहीं रहेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ बाहर निकलेगा तो यहाँ एक पॉजिटिव होल यानी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव होल होगा, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, वैलेंस बैंड से। तो इस तरह से ये पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर बन गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को इंक्रीज करने के कारण ऐसा हुआ। तो एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक ही बॉन्ड यहाँ नहीं टूटेगा, बहुत से बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह से बहुत से पॉजिटिव होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बहुत से पॉजिटिव होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मिलेंगे तो जंक्शन के पास ध्यान दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव होल्स जब बहुत अधिक हो जाएंगे तब जो ड्रिफ्ट करंट मिलता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिलता है। यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन के पास जो पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन का पेयर फॉर्म होता है उसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी साइड से एन साइड की ओर ड्रिफ्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जंक्शन के पास। और ये पॉजिटिव होल्स यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन साइड से पी साइड की ओर ड्रिफ्ट करता है, जिसके कारण ड्रिफ्ट करंट मिलता है। तो जब पॉजिटिव होल और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे तो ड्रिफ्ट करंट क्लियर है कि ज़्यादा हो जाएगा। क्या हमको लगता है अब अच्छी तरह समझ रहे हैं। ड्रिफ्ट करंट बढ़ गया, ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया बहुत।
और जो डिफ्यूजन करंट है वो तो यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज ही हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा है तो बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया तो डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो गया। तो डिफ्यूजन करंट था ही कितना, बहुत कम था, डिक्रीज हुआ तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन ड्रिफ्ट करंट तो बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो इस कारण जंक्शन के पास अचानक ही एन साइड से पी साइड की ओर करंट मिलने लगता है, नेट करंट एन साइड से पी साइड की ओर, जो ड्रिफ्ट करंट के डायरेक्शन में होता है और ड्रिफ्ट करंट के कारण ही होता है। तो वह करंट जो मिलता है वह पोटेंशियल डिफरेंस पर अब डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं एक बार ब्रेकडाउन होने के बाद। ये जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उस फेनोमेनन को ब्रेकडाउन कहते हैं। तो जब ब्रेकडाउन हो जाता है उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कितना भी करें वो करंट पर इफेक्ट नेग्लिजिबल पड़ता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ड्रिफ्ट करंट या नेट करंट उसको कहें, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसलिए जहाँ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है या कांस्टेंट करंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर इसको अप्लाई किया जाता है। रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन करा के ये पीएन जंक्शन को यूज किया जाता है, पीएन जंक्शन डायोड को यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए गाड़ियों का हेडलाइट जलाने में, व्हीकल्स का, 4 व्हीलर्स की बात कर रहे हैं, तो हेडलाइट कांस्टेंट वो लाइट दे, वो उसका इंटेंसिटी कांस्टेंट रहे, थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो इसके लिए वहाँ पर रिवर्स बायस में ये यूज किया जाता है पीएन जंक्शन, और वो भी ब्रेकडाउन करा के, ब्रेकडाउन के बाद उससे ज़्यादा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। वैसा एवलांस से ब्रेकडाउन होता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करके, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, तो एवलांस से ब्रेकडाउन छोड़ देते हैं। एवलांस से डायोड मिलता है, वो एवलांसे के कारण एवलांसे एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर एवलांसे डायोड होता है। जो नहीं पढ़ना है, जीनर डायोड आप लोगों को पढ़ना है, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके कराया जाता है रिवर्स बायस में। तो जीनर डायोड को आगे बता रहे हैं, अभी आगे का टॉपिक है, अभी तो हम लोग रिवर्स बायस में देख लें। तो अचानक यहाँ जंक्शन के पास करंट एन साइड से पी की साइड की ओर बहुत बढ़ जाता है। तो ग्राफ यहाँ पर कैसे मिलेगा, जो ग्राफ बनाए थे वो बोले कि हम समझा देते हैं तब ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ये आफ्टर ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन के बाद ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ेगा इधर की ओर, थोड़ा सा, मतलब ये इसका स्लोप जो है वो इनफाइनाइट नहीं आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आएगा इसका स्लोप, देखें तो ये हो गया आपका ग्राफ। ये मिली एम्पियर में करंट मिलेगा, ये माइक्रो एम्पियर में पहले मिल रहा था रिवर्स बायस में, लेकिन बाद में अचानक करंट का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। हमको लगता है पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग एक दो प्रॉब्लम देखें। जैसे ये यदि इसका विड्थ दिया हुआ है, डिप्लेशन रीजन का, तो उस सिचुएशन में ये निकालना है कि कितना एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर सकता है। विड्थ दिया हुआ है यहाँ पर तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, तो कितना एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर सकता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर, और बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए आप, हम इसी पर फिगर यहीं रहने देते हैं, इसी पर समझा देते हैं आप लोगों को। मान के चलिए आप कि आपको दिया हुआ है कि 200 नैनोमीटर इसका वेट है, डिप्लेशन रीजन का वेट जो है वो 200 नैनोमीटर है। ये वेट ऑफ डिप्लेशन रीजन W मान लेते हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लीजिए आप 4 × 10⁻⁴ यहाँ पर 5 वोल्ट पर मीटर मान लीजिए आप है, कोई वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, आप कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इस डिप्लेशन रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो अब इस सिचुएशन में बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल है, जो अभी जो देखे थे ना हम लोग E = dV/dr से, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करेंगे, या dV = -E.dr से। dV = -E.dr होता है यहाँ पर डायरेक्शन के लिए, समझ रहे, माइनस साइन क्यों होता है, तो डायरेक्शन के आधार पर होता है। ऐसे ΔV = देखें तो अभी नहीं देखे थे, डायरेक्शन छोड़ दीजिए, साइन को छोड़ देते तो E × D होता है, सीधे वैल्यू देखना है हम लोग को, तो वैल्यू E × D होता है सीधे, D मतलब डिस्टेंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कांस्टेंट मान लेते हैं तब ये पूरे रीजन में, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट है, तो ये E कांस्टेंट है, तो ΔV हम लोगों को फाइंड करना है, यही बैरियर पोटेंशियल हुआ, D दिया हुआ है, हो गया। यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट कर दिए, E का वैल्यू 4 × 10⁵ हो गया,
और डी का वैल्यू 200 नैनोमीटर हो गया, ये ना डिस्टेंस हो गया यहाँ पर। तो 200 नैनोमीटर, नैनो के लिए आपका वैल्यू पता है 10⁻⁹ होता है मीटर। तो ये वैल्यू दोनों का मिला के हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वोल्ट हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 इंटू 10⁻², यहाँ अब 5, तो 5 और 2 7 और -9 तो -2 वोल्ट हो गया, यानी 0.08 वोल्ट हो गया बैरियर पोटेंशियल। यही बैरियर पोटेंशियल हुआ, यही बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू हो गया, यही 0.08 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि कितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर सकता है, एन साइड से पी साइड की ओर जा सकता है, कितना मिनिमम वाला, कितना मिनिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम वाला तो पार करेगा ही, मिनिमम देख लेते हैं कितना, कम से कम कितना एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पार कर सकता है इसको। तो इसके लिए ये तो यहाँ पर देखिए आप, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो यहाँ पहुँचते पहुँचते यदि जीरो, इसके पहले यदि वह काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाए, बल्कि यहाँ तक कम से कम पहुँच सके, तो इस सिचुएशन में वो उतने एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इसको पार कर जाएगा। तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, वह पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हो जाएगा U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए U जो होगा वो K के बराबर होगा, और K बराबर EV, U EV के बराबर होगा, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीधे समझिए कि पोटेंशियल डिफरेंस तो पता है यहाँ पर 0.08 वोल्ट, तो E को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 0.08 वोल्ट लिख दीजिए। तो आपको याद होगा कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है उसके लिए क्या लिखते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है, जूल में इसको क्या लिखते हैं 1.6 इंटू, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना जूल हो जाता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के रूप में छोड़ दें हम इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो जाएगा। यहाँ 1.6 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो वैल्यू यहाँ लिखिएगा, इसको सीधे आप इसके बदले इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख सकते हैं, तो वहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देंगे, तो सीधे हो जाएगा कितना, तो 0.0 वोल्ट आया है। तो एनर्जी इसके पास कितना होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मिनिमम होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन लगा देंगे बस हो जाएगा एनर्जी, 0.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो उस सिचुएशन में वो जंक्शन को पार कर जाएगा, मतलब डिप्रेशनल रीजन को पार कर जाएगा और पहुंच जाएगा एन से पी साइड की ओर। या किसी पॉजिटिव होल के बारे में कहें तो उसके लिए भी इतना ही एनर्जी की ज़रूरत है पी साइड से एन साइड की ओर डिफ्यूज होने के लिए। हमको लगता है क्लियर है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 0.05 वोल्ट आया होता, एज्यूम कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना एनर्जी होता, सीधे सीधे लिख देते 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। 0.0 जितना भी यहाँ वैल्यू आ रहा है, 0.1 वोल्ट आ रहा है, तो कितना एनर्जी की ज़रूरत है, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितना चाहिए, तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि 0.1 आ रहा है तो, यदि 1 वोल्ट आ रहा है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू, तो कितना एनर्जी जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा यदि इलेक्ट्रॉन के पास, तो वो एन से पी साइड की ओर आ जाएगा। यानी जितना वोल्ट आएगा उसमें ई लगा दीजिएगा, उतना एनर्जी हो गया, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत है, काइनेटिक एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन को एन से पी साइड की ओर डिफ्यूज होने के लिए, और ये पॉजिटिव होल को पी साइड से एन साइड की ओर डिफ्यूज होने के लिए। क्या डाउट्स इसमें, कोई डाउट नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम सॉल्यूशन करेंगे फिर से उसका। हमको लगता है नहीं होगा। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं और भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऐसे ही बन जाएगा। बहुत आसान प्रॉब्लम देख रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम में मतलब दम नहीं है, आसान प्रॉब्लम ही इसमें इससे रिलेटेड होंगे। बहुत टफ प्रॉब्लम्स जनरली इसमें नहीं होता है। हाँ, किया जा सकता है, बहुत से टफ प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन करेंगे। वो जैसा मिलेगा आपको, आपके पास प्रॉब्लम तो बताइए, हम भी उसको बताएंगे। और ये सब टॉपिक्स कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा और टफ प्रॉब्लम पर बढ़ेंगे हम लोग। ये तो आसान प्रॉब्लम्स है सब।
अब हम लोग रेक्टिफिकेशन में बढ़ रहे हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन कैसे होता है ये ध्यान दीजिए आप। इसमें दो टाइप से होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है और एक फुल वेव होता है। तो देखिए कैसे, ये केस फर्स्ट में चल रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में चल रहे हैं लोग। देखिए, या मान लीजिए कोई एसी सोर्स है, एसी ईएमएफ का सोर्स, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है यहाँ पर, या मान लीजिए, और इसके साथ एक कॉइल लगा हुआ है यहाँ पर, और दूसरा एक कॉइल यहाँ पर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर जैसा, मतलब इंडक्टर है ये इंडक्टर लगे हुए हैं, तो जिसे कॉइल कहते हैं। और यहाँ पर आउटपुट हमको लेना है इस पॉइंट पर, ये लोड रेसिस्टेंस है जहाँ हमें आउटपुट लेना है। तो देखिए आप, इसमें एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है। ये पी साइड इधर है, एन साइड, समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए आप, जब ये सोर्स जो है, एसी सोर्स जो है, इसमें करंट पहले एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर हाफ ए साइकिल में, फिर रिमेनिंग हाफ ए साइकिल में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो जब करंट का डायरेक्शन इधर की ओर होगा तो करंट इससे होकर के पास होगा, यानी करंट को अलाउ करेगा अपने से पास होते हुए, और तब यहाँ लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी आउटपुट हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आउटपुट हो गया। इनपुट कहाँ होता है? इनपुट यहाँ मिला, मतलब इसके कारण यहाँ इनपुट मिला तो यहाँ आउटपुट मिला, ये लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस। हालांकि इनपुट देखें तो इनपुट इसी को कहेंगे, इसमें जो इनपुट मिल रहा है वही इनपुट होगा, उसके कारण इसमें भी इनपुट जैसा ही क्रिएट हो रहा है, लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर जब करंट का डायरेक्शन इधर की ओर नहीं होके इसमें जो करंट का डायरेक्शन है, इस करंट के कारण इसमें करंट इंड्यूस होगा, पहले इसको नहीं बताए थे, इसमें जब करंट फ्लो होगा तो इसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इसमें, या म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इसमें करंट इंड्यूस होगा। और करंट जब इंड्यूस होगा तो जब करंट का डायरेक्शन आगे की ओर होगा तो इससे करंट अलाउ होगा, फ्लो करेगा, और ये लोड रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यानी आउटपुट मिलेगा। और जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा रिमेनिंग हाफ ए साइकिल में, तब ये रिवर्स बायस में हो जाएगा पीएन जंक्शन, तो उस सिचुएशन में करंट इससे फ्लो नहीं होगा, यानी आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। यानी एक फुल वेव इनपुट के लिए हाफ वेव ही आउटपुट मिल रहा है, रिमेनिंग हाफ वेव आउटपुट नहीं मिल रहा है। इसे ही कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो यदि इनपुट आप दे रहे हैं, इनपुट यहाँ पर, या मान लीजिए आप वेव फॉर्म ऐसे हो रहा है, इस पर टाइम दे रहे हैं आप, थोड़ा सा फिगर को बड़ा करना है, इसको बड़ा कर दें। ये देखिए यहाँ पर, ये यदि इनपुट ऐसे मिल रहा है, ऐसे इनपुट है, यहाँ पर, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट देखिए आप, आउटपुट यहाँ पर नीचे देखिए, आउटपुट फर्स्ट, यदि मान लीजिए इसके कारण आउटपुट मिल रहा है, इसके कारण नहीं मिल रहा है, तो इस सिचुएशन में इसके कारण आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा ये देखिए। पहले इसको हम, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो इस बात का ध्यान रख रहे हैं आप लोगों का। हाँ, हो गया। अब ये जो है,
यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आउटपुट मिलेगा और फिर यहाँ से यहाँ तक आउटपुट आपका नहीं मिलेगा, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में, ये जब फॉरवर्ड बायस में है तो मिल गया ये पीएन जंक्शन डायोड, फिर रिवर्स बायस में होता नहीं मिला, फिर फॉरवर्ड बायस में होगा तो फिर मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा यहाँ तक फॉरवर्ड बायस में है तो फिर उसके बाद नहीं मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक रिवर्स बायस में है तो नहीं मिलेगा, फिर फॉरवर्ड बायस में यहाँ से यहाँ तक है तो फिर मिलेगा ऐसे। तो इस तरह से हाफ वेव मिला, रिमेनिंग हाफ वेव नहीं मिला, फिर सेकंड हाफ वेव मिला, रिमेनिंग हाफ वेव नहीं मिला, मतलब सेकंड वेव के लिए हाफ वेव मिला, रिमेनिंग नहीं मिला। इस तरह से ये यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है। यानी रेक्टिफिकेशन मतलब जो करंट को अल्टरनेटिंग से डायरेक्ट में कर दे, यानी रेक्टिफायर कर दे, एक ही डायरेक्शन में रेक्टिफिकेशन का काम करे, रेक्टिफाई करे, तो उसी को कहते हैं रेक्टिफिकेशन उस प्रोसेस को। और जो ऐसा करता है उसे कहते हैं रेक्टिफायर, जो डिवाइस ऐसा करता है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रेक्टिफायर के रूप में यूज हो गया। ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हुआ। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होगा, इसमें तो आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि हाफ वेव में ही मिल रहा है। फुल वेव में क्या होगा, इस फिगर को आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, पहले इसको भी बना दें। ये फिगर ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर सीधे यहाँ पर जाके और आप लोड रेसिस्टेंस डायरेक्ट भी दे सकते हैं यहाँ पर। तब ये है, एक चीज़ यहाँ पर दिक्कत है कि तब ये है कि सोर्स से करंट फ्लो कैसे होगा, इसलिए ऐसा कहना थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, रुक जाएगा वो। इसीलिए ये फिगर ज़्यादा अच्छा है, ये आपका ट्रांसफार्मर जैसा है और यही फिगर ठीक है, ये फिगर ठीक नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ें। कहीं कहीं कोई स्टूडेंट्स गलती भी कर जाते हैं, इसीलिए हम बताएं कि ये फिगर ठीक नहीं है, वो फिगर ठीक है। अब देखते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। के सेकंड में फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यहाँ पर के सेकंड आपका क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये फिगर ऐसे बनेगा कि जैसा एक सोर्स लिए थे तो सोर्स हो गया ये यहाँ पर, यहाँ एक कॉइल हो गया आपका, एक ट्रांसफार्मर जैसा इधर भी कॉइल हो गया। अब यहाँ पर आप सेंटर से ले जा कर के, सेंटर के पास से ले जा कर के एक कनेक्ट कर दीजिए लोड रेसिस्टेंस से। अब वो लोड रेसिस्टेंस यहाँ भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर ले जाके एक लोड रेसिस्टेंस यहाँ दे दिए, कहीं भी लगा सकते हैं, उससे बहस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अब सर्किट कैसे कंप्लीट करेंगे ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो ठो डायोड लगा रहे हैं, यहाँ पर इसको पार कराए हैं, इसके ऊपर से पार कराएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ एक डायोड लगाए हैं और एक डायोड यहाँ लगा दिए हैं। अब ले जाके इससे मिला देना है। अब देखिए आप यहाँ पर ये लोड रेसिस्टेंस से यहीं आपको आउटपुट मिलेगा, ये RL है, ये आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। इसको बाद में मिटा के यहाँ पर आउटपुट मिटा के लिखी दिए। अब देखिए यहाँ पर इस डायोड को D1 नाम मान लेते हैं, इस डायोड का D2 नाम मान लेते हैं। जब करंट इसमें ये इसका हम वैल्यू E = E0 sin ωt ऐसा मान लेते हैं, ये AC सोर्स के लिए है। इसको कहते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। किसको, ये यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसको सेंटर टैप कहते हैं, इस पॉइंट को सेंटर पर टैप किया हुआ है तो इसीलिए सेंटर टैप। ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, नहीं लिख रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए अब जब करंट इधर की ओर फ्लो होगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा उसके कारण, इंडक्शन के कारण, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जो इसमें करंट इंड्यूस होगा, जब इधर की ओर फ्लो होगा तो ये फॉरवर्ड बायस में होगा। फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहाँ से करंट आगे बढ़ा, करंट आगे बढ़ के यहाँ पहुँचा तो दो पाथ, एक इधर और एक नीचे। तो नीचे जब यहाँ करंट आएगा तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा,
इसको बना देने से ये रिवर्स बायस में होगा, तो इससे होकर करंट फ्लो नहीं होगा। और इधर जो पाथ है इससे होकर के करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जाएगा, इससे फिर इसको पार करके, ये ऊपर से निकाला गया है, ये वायर टच नहीं करे इसके लिए, तो यहाँ से पार करके फिर करंट इसमें आएगा, इसमें करंट चला जाएगा। तो इस तरह से लोड रेसिस्टेंस से करंट मिल गया। जब ये फॉरवर्ड बायस में है, ये रिवर्स बायस में है, तो ठीक है, तो आउटपुट मिल गया। अब देखिए, अब जब करंट का डायरेक्शन उलट के इधर की ओर हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये D2 जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। D2 डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो D2 डायोड यहाँ फॉरवर्ड बायस में हो गया, करंट इससे पास करेगा, यहाँ जाके दो पाथ, एक इधर से ऐसे और एक इधर से ऐसे, तो यहाँ से जब करंट इधर जाने लगेगा तो ये रिवर्स बायस में होगा, तो करंट इसको पास नहीं करेगा, करंट ये अलाउ नहीं करेगा, तो इधर करंट नहीं जाएगा और करंट यहाँ से सीधे यहाँ जा कर के, मतलब यहाँ से आगे करंट यहाँ गया, यहाँ से सीधे इधर जाएगा, यहाँ से लोड रेसिस्टेंस होकर के करंट फ्लो होगा। यानी पहले हाफ वेव में करंट D1 से पास हो रहा था, D1 फॉरवर्ड बायस में था और D2 रिवर्स बायस में था, और सेकेंड हाफ वेव के लिए D1 जब रिवर्स बायस में हो गया तो D2 फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो इस तरह से इस लोड रेसिस्टेंस से करंट दोनों ही सिचुएशन में मिलते रहते हैं, कोई डाउट नहीं होगा शायद, जिससे फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाता है, यानी पूरे वेव के लिए मिल जाता है करंट, आउटपुट मिल जाता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। आप देखिए यहाँ पर फुल वेव जो रेक्टिफिकेशन होता है, इसमें ये मान लीजिए ये इनपुट है आपका, यह इनपुट है। अब आउटपुट के लिए देखिए, ये आउटपुट जो है वो कैसे मिलेगा, एक यहाँ पर मिल जाएगा इसके कारण, देखिए आप, ये D1 जब फॉरवर्ड बायस में होगा, D1 फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में, इसमें D2 जब फॉरवर्ड बायस में होगा, D2 फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर D2 फॉरवर्ड बायस, फिर D1 फॉरवर्ड बायस, फिर D2 फॉरवर्ड बायस, D2 फॉरवर्ड बायस, फिर D1 फॉरवर्ड बायस। तो इसके कारण ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगा। लेकिन ये जो करंट हमें मिलेगा, ये करंट यहाँ पर देख रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट जैसा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। आपका कांस्टेंट करंट जैसा नहीं है, डीसी जैसा नहीं है। डायरेक्ट करंट जो होता है, डायरेक्ट करंट यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट करंट जैसे कांस्टेंट मिलता है बैटरी वगैरह से, वैसा करंट नहीं मिलेगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। तो इसको यदि आप चाहते हैं स्मूथ करना, यानी लगभग कांस्टेंट जैसा मिले, कंप्लीट नहीं लगभग भी कांस्टेंट जैसा मिले, तो बहुत से डायोड्स यूज किए जाते हैं, जिसे कहते हैं स्मूथिंग फिल्टर। वो उसको यूज कर सकते हैं हम, बहुत से डायोड यूज करके यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि ये फ्लक्चुएशन जो हो रहा है, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है वो कम हो जाएगा, बहुत कम का डिफरेंस होगा। तो वो नहीं पढ़ना है, इसलिए उधर नहीं चले हम लोग आगे बढ़ें। अब ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन आप लोग समझ गए हैं, हमको लगता है शायद 40 मिनट से ज़्यादा ही हो गया होगा। वीडियो को कम ही देर का रखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहें, बोरिंग वे में नहीं पढ़ें, बोर नहीं हो, इसलिए। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डाल देते हैं अगला टॉपिक, तो फिर अगले वीडियो तक हम लोग मिलते हैं। वैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें, पिछले वीडियो में हम डाले थे, एक नीट 2022 के लिए 15 फरवरी से बैच शुरू कर दिए हैं, और उस बैच में हम ये ध्यान रख रहे हैं कि एक चैप्टर जो बड़ा चैप्टर है वो 2 दिन में ख़त्म हो जाए, 2 क्लास में ख़त्म हो जाए, और या स्टूडेंट्स के हिसाब से या 3 क्लास भी हो सकता है, उसका 2 घंटे का ड्यूरेशन है। यदि आप लोग चाहते हैं उसको ज्वाइन करना तो फ़ी बहुत कम है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दिए हैं। आप लोग चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या ईमेल कीजिए, ईमेल एड्रेस मेरा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।